हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर व्याकरण अवश्य पढ़ें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए और व्याकरण पढ़ने से हमारी भाषा और भी अच्छा और सही तरीके से हो सकता है। तो व्याकरण पढ़ना ज़रूरी है। चलिए किताब में से देखते हैं। हम आज व्याकरण के नियमों को जानकर ही भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं। इससे बोलने और लिखने में गलती नहीं होगी। इससे हम अपनी बात को अधिक साफ और सरल ढंग से कह सकेंगे। तो भाषा जो है उसको हमें सही ढंग से बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भेद नहीं जानेंगे तो हम गलत बोल सकते हैं। जैसे राम जा रही है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें व्याकरण की जानकारी होने से हम भाषा को सही तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे भाषा के 3 अंग हैं: ध्वनि, शब्द या पद तथा वाक्य। जो भाषा हम बोलते हैं उसके मुख्य 3 अंग हैं। ध्वनि किसे कहा जाता है? जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो ध्वनि होता है। शब्द या पद किसे कहते हैं? सब जो वर्ण है, वर्ण से मिलकर 2 या 2 से अधिक वर्ण से मिलकर शब्द बनता है और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है उसको पद कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का समूह जो एक अर्थ प्रकट करे उसको वाक्य कहते हैं। इन सब के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी है। तो हमें अगर सही ढंग से हिंदी बोलना है, लिखना है, तो हमें इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। वाक्य, कौन सा वाक्य सही तरीके से है, कौन सा गलत है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। हर ध्वनि का उच्चारण कैसे और कहाँ से होता है यह ठीक ठीक जान लें ताकि उसका उच्चारण आप शुद्ध रूप से कर सकें। अगर हमें शुद्ध उच्चारण बोलना है तो हमें कौन सा ध्वनि कैसे उच्चारित होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे छोटे ऊ, बड़े ऊ, दोनों ऊ ही कहा जाता है लेकिन उनके उच्चारण में अलग होता है। छोटे ऊ में हल्का उच्चारण होता है ऊ, बड़े ऊ में दीर्घ उच्चारण होता है ऊ। तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हमें उच्चारण की सही जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण और अक्षर आप शुद्ध रूप से कर सके। विशेष रूप से मात्राओं और संयुक्त व्यंजनों को शुद्ध लिखना जरूरी है। जैसे हम लिखेंगे अक्ल में हम क्या लिखेंगे? उसका सही आधा ल मिले क लिखेंगे या आधा क मिले ल लिखेंगे, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं उन सभी को शुद्ध लिखना आना चाहिए, तभी हम वाक्य को सही तरीके से बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। आपकी हस्तलिपि सुंदर हो, इसकी कोशिश करें। चंद्र बिंदु और अनुस्वार का सही प्रयोग करें। कई शब्दों में अनुस्वार का उपयोग होता है, इसका ख्याल रखें। हिंदी में निम्न ध्वनियों का उच्चारण ठीक से सीखना जरूरी है। जैसे हमें हिंदी लिखने के लिए और अच्छे से बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें हिंदी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो हम एक दिन में कम से कम 1 पेज हिंदी पढ़ना चाहिए और उसको लिखना चाहिए। जब हम हिंदी पढ़ते हैं
तो हमें सस्वर पठन करना चाहिए। सस्वर पठन का मतलब होता है जब आप उसको पढ़ेंगे उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण, ऐसे मैं बोल के पढ़ रही हूँ, तो ये होता है सस्वर पठन। और एक होता है मौन पठन, अपने मन में पढ़ना। अगर हम अपने मन में ही पढ़ेंगे उसको, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो हमारा उच्चारण होगा, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप हिंदी पढ़ते समय सस्वर पठन करें, बोल बोल कर पढ़ें, ताकि आप उसका उच्चारण सही से कर सकें। और आप जब बोलेंगे हिंदी, तब आपको हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। और ख्याल रखें, जब भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं तब हिंदी में ही बात करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने घर वालों के साथ हिंदी में थोड़ा बहुत बात करें, ताकि आप हिंदी भाषा को और अच्छे से समझ सकेंगे। एक और होता है चंद्र बिंदु और अनुस्वार। इन दोनों का सही प्रयोग, कहाँ पर चंद्र बिंदु होता है, कहाँ पर अनुस्वार होता है, इसका सही प्रयोग करना सीखें। चंद्र बिंदु होता है ये, और अनुस्वार होता है ये। दोनों का प्रयोग एक समान लगता है, पर दोनों अलग अलग हैं, इसलिए उनका सही उच्चारण करना सीखें। और नीचे है कुछ वर्ण जिनका उच्चारण सही करना जरूरी है, जैसे कि है री, ऐ, ओ, ज, य, ब, व। दोनों में डिफरेंस है, आप अच्छे से देखें। ब, व, ल, श, श, स, छ, ज्ञ आदि का सही उच्चारण सीखें। खास बात यह है कि अनेक ध्वनियों का उच्चारण ओड़िया उच्चारण से भिन्न है। जैसे ओड़िया वर्णमाला है, उसमें भी यही सब वर्ण हैं, लेकिन उनका उच्चारण थोड़ा अलग होता है और हिंदी में थोड़ा अलग होता है। जैसे यहाँ पहले को देख सकते हैं, मैं उसको री बोली हूँ, लेकिन हम अगर उसको ओड़िया में कहेंगे तो क्या होगा, रू। हिंदी में रू, जो उड़िया में रू होता है, हिंदी में उसको री कहा जाता है। तो उच्चारण में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करें कि हमारी बोली और लिखित भाषा स्वाभाविक लगे। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम हिंदी पढ़ते हैं हमें थोड़ी बहुत कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बातें हम ध्यान पे रख सकते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और उनकी मात्रा का लघु उच्चारण करें। लघु उच्चारण करें का मतलब होता है सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट उच्चारण करें, यानी कि हम कम उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं अ, छोटे ई, छोटे ऊ और री। उनका जो उच्चारण होता है वह लघु उच्चारण होता है। जैसे कि मैं डिफरेंस बता सकती हूँ, छोटे ई और बड़े ई। छोटे ई होता है ह्रस्व स्वर, तो हम उसको ई कहेंगे, और बड़े ई, तो एक को हम कम उच्चारण करेंगे और दूसरे को हम थोड़ा लंबा कर खींच कर उच्चारण करेंगे। दीर्घ स्वर और उनकी मात्राओं की उच्चारण लंबा करें अथवा बल लगाकर करें। हमें उनको बल प्रयोग करके करना चाहिए। जैसे कि ह्रस्व स्वर होते हैं अ, छोटे ई, छोटे ऊ, री, ये होता है ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं आ, बड़े ई, बड़े ऊ, ए, ऐ, ओ। ये होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में ई है, और दीर्घ स्वर में है ई। दोनों का उच्चारण अलग होगा। ई, ई,
ई, दोनों का उच्चारण अलग होगा। इसका लघु उच्चारण होगा, इसका दीर्घ उच्चारण होगा, या हम कह सकते हैं बल प्रयोग करके इसका उच्चारण करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लिखते समय शब्दों के रूप को ठीक से लिखें, उसे याद रखें और सही मात्रा लगाकर लिखें। जरूरी ऊपरी नज़र से शब्द की वर्तनी को देखने से भूलें होती हैं, अतः सावधान रहें। जैसे कि हम अगर देखेंगे छोटे ई बड़े ई, छोटे ऊ बड़े ऊ मात्राएं होती हैं, उसमें हमें एक जैसे लगते हैं वो सब, तो उनका जैसे हम छोटे ई दिन का मात्रा, का मतलब होता है दिवस, और बड़े ई द में बड़े ई न दिन की मात्रा वो होता है दिन, दुखी। तो दोनों का एक में है छोटे ई, एक में है बड़े ई, लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो गया है। तो हमें जब शब्द हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके जो मात्राएं हैं हमें उसको ध्यान से देखना चाहिए। और फ्यूचर में हम जब दिवस लिखना चाहते हैं तो हम छोटे ही लगाएंगे और अच्छे से उसको लिख पाएंगे। इसलिए हमें मात्राओं का, वर्णों का सही वर्तनी हमें मालूम होना चाहिए। अब हिंदी लिखते समय हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में री का उच्चारण री होता है, उड़िया की तरह रू नहीं होता। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उड़िया में जो रू होता है, हिंदी में उसको री कहते हैं। ए और ओ के का उच्चारण मूल स्वर की तरह होता है, ऐ ओ की तरह संयुक्त स्वर नहीं होता है। जैसे कि हम इसको ऐ कहेंगे, ऐ नहीं, ऐ दो वर्ण हो गया, ऐ, हम उसको क्या कहेंगे, ऐ, एक साथ कहेंगे, औ, नॉट औ। इसलिए हमें उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, हिंदी में जो ज और य दो ध्वनियाँ हैं, इनका उच्चारण सीखें। उड़िया की तरह हिंदी में एक और य ध्वनि नहीं है। जैसे उड़िया में है वर्ग ज, अवर्ग ज, हिंदी में वैसा नहीं होता है। हिंदी में एक ज होता है, एक य होता है, दो ज नहीं होते यहाँ पे। तो इसका उच्चारण भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में कहाँ पर ब और कहाँ पर व का प्रयोग होता है देख लें। व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। जैसे हिंदी में एक है ब और एक है व, दोनों का प्रयोग अलग अलग शब्दों के लिए होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यवहार, और यहाँ पे है सब, यहाँ पे व का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे ब का प्रयोग हुआ है। तो देख सकते हैं, अगर हम इसको अलग नहीं कर सकते, ब के जगह व नहीं लगा सकते, सव नहीं कर सकते हम उसको। ब का प्रयोग कहाँ होता है, व का प्रयोग कहाँ होता है, हमें अच्छे से देख लेना चाहिए। और ये कैसे होगा, जब आप हिंदी पढ़ते हैं या लिखते हैं, उस समय आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पर ब लग रहा है, कहाँ पर व लग रहा है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे व्यवहार में व का प्रयोग होता है, सब में ब का प्रयोग होता है। तो जब आप हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसी समय इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में उड़िया वाली ल ध्वनि नहीं है, सब ल है। यानी उड़िया में दो ल होता है, ल, दोनों ल होते हैं, लेकिन हिंदी में बस एक ही ल है। इस बात का भी ध्यान रखें। जहाँ भी ल प्रयोग करना होगा आप इसी को प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, यह जान लें कि हिंदी में श तालव्य है और स वत्स है। तो हिंदी में भी जैसे उड़िया में 3 स हैं, हिंदी में भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में शब्द के अंत का अ उच्चारण नहीं होता।
हलंत उच्चारण होता है, जैसे कमल, कलम। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कलम, किंवा हम हिंदी में कहते उड़िया में कहते हैं कलम, और भी कहते हैं फूल, और भी कहते हैं कमल। अगर कोई किसी का नाम है कमल, और भी जितने भी अ उच्चारण वाले शब्द हैं उसको हम अ उच्चारण के साथ बोलते हैं, जैसे फूल, कमल, कलम। लेकिन जब हम उसी को हिंदी में बोलते हैं तो लास्ट में जो अ हो रहा है वो अ नहीं होता। जैसे हम हिंदी में बोलेंगे कमल, उड़िया में बोलेंगे कमल, हिंदी में बोलेंगे कमल, लेकिन लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे? क म ल, ऐसे लिखेंगे। लेकिन बोलते टाइम क्या पढ़ेंगे? कमल। जैसे उड़िया में हम बोलते हैं फूल, हिंदी में भी वैसे ही फूल लिखेंगे, किंतु क्या बोलेंगे उसको? फूल। कलम, घर, घर। हमें उड़िया में क्या कहते हैं? घर। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? घर। लास्ट का जो अ उच्चारण होता है वो हिंदी में नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक भाषा का अपना एक लहजा होता है। यह शब्द और वाक्य दोनों स्तरों पर होता है। रेडियो और टेलीविज़न के कार्यक्रमों से हिंदी बोलने की शैली सीखने का लाभ उठाएं। जैसे हम उड़ीसा के हैं, हमें उड़िया अच्छे से आता है, हिंदी का प्रयोग या हिंदी बोलना हम अपने जीवन में कम ही बोलते हैं। जब हिंदी क्लास होता है तब बोलते हैं, या अगर हिंदी ज़रूरी परिस्थिति हुआ ऐसा कि हम हिंदी बोलना है तभी बोलते हैं। लेकिन हमें डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवन में हम उड़िया का ही प्रयोग करते हैं। तो हिंदी बोलने का एक जो लहजा होता है, हम उसको कहाँ से सीख सकते हैं? टेलीविज़न से सीख सकते हैं। टेलीविज़न में जो हिंदी टीवी सीरियल्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, या फिर बहुत सारे हिंदी टेलीविज़न में हिंदी चैनल जो रहते हैं, हम उससे हिंदी सीख सकते हैं कि हिंदी बोला कैसे जाता है। या फिर हम रेडियो में जो प्रोग्राम होते हैं वो सब सुन के हिंदी सीख सकते हैं, हिंदी कैसे बोला जाता है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी बोलते समय वक्ता। वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलता है, जो कहता है, कहने वाला व्यक्ति को हम वक्ता कहते हैं। कभी दीर्घ मात्राओं पर बल देता है तो कभी किसी शब्द पर, इसे बलाघात कहते हैं। जैसे दिन, दीन, तो मैंने सेकंड वाले दिन में द में जो बड़े ही की मात्रा लगा है उस पर ज़्यादा बल दे रही हूँ, यानी ज़्यादा उसको बल के साथ बोल रही हूँ। तो इसीलिए जो बोलने वाले व्यक्ति हैं यानी वक्ता है, वो कभी मात्राओं पर ज़्यादा बल देता है, कभी कभी शब्दों पर। इसको कहते हैं बलाघात। बलाघात किसे कहते हैं? जब वक्ता किसी मात्रा या किसी शब्द पर बल देता है, यानी बल के साथ बोलता है, उसे बलाघात कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, राष्ट्रपति शब्द का उच्चारण करते समय रा पर बल पड़ता है, यानी राष्ट्रपति, यानी रा पर ज़्यादा बल पड़ रहा है, रा का उच्चारण थोड़ा लंबा हो रहा है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कभी कभी कर्ता पद पर, कभी कर्म पद पर और कभी क्रिया पद पर बल पड़ता है। ये कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, ये सब हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। जब आपका ग्रामर में जब ये सारे चीज़ें आएंगे तो अब हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो जो वाक्य है उस वाक्य में कभी कर्ता पद पर, कभी कर्म पद पर और कभी क्रिया पद पर बल पड़ता है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। पूरे वाक्य को एक लहर में बोला जाता है, मतलब एक लहजा होता है बोलने का। जैसे अगर कोई बोलता है तो रुक रुक के नहीं बोलना चाहिए। एक सेंटेंस जैसे मैं जा रहा, ऐसे नहीं, एक लहजे में बोलना चाहिए। मैं जा रही हूँ, मैंने खाना खा लिया, चलो पढ़ते हैं, चलो लिखते हैं, आज मुझे हिंदी पढ़ना है, आज मुझे हिंदी लिखना है,
आज मुझे हिंदी में बात करनी है, तो एक बोलने का तरीका होता है, उसी तरीके से आपको बोलना है। वाक्यों को भी बोलने का ढंग होता है, इसे सीखिए। हम धीरे धीरे अभी सीखेंगे कि हिंदी कैसे बोलते हैं, हिंदी कैसे लिखते हैं। तो हमें अभी धीरे धीरे हम इस सभी चीज़ों को सीखेंगे। चलो, तो ये हो गया हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2, जो कि है हिंदी ध्वनियाँ और वर्णमाला, यानी हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और आज आपको ये चैप्टर सस्वर पठन करना है और इसको कोशिश करें एक बार लिख लें। जो ये 10 पॉइंट है ना, ये 10 पॉइंट है, हिंदी में क्या कौन सी बातें ध्यान रखनी है, इसके बाद ये जो 10 पॉइंट है इसको लिख लें, ताकि आपका हिंदी में जो राइटिंग है वो सही हो जाएगा।